हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके आपको कराएंगे। और यूपी जीके के अंतर्गत मैंने यहाँ पर 6 टॉपिक उठाए हैं और हर टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए, ये 6 टॉपिक है: उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति और उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। ठीक इसी क्रम में हम इनको यहाँ पर देखने वाले हैं और प्रत्येक टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और सभी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में यूपी के पूछे गए हैं। तो एक ही वीडियो में आपको ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके एक बार इनको फिर से रिवाइज कीजिएगा तो आपके बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के प्रमाण मेरठ और सहारनपुर के एरिया में मिले हैं। तो देखिए, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये नवपाषाण काल के बाद का जो काल था वो ताम्रपाषाण काल था। और इसको ताम्रपाषाण काल इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें मानव जो था वो तांबे का प्रयोग करने लगा था, इसी वजह से इस काल का नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरठ और सहारनपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर शहर में 1857 का जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव किस युग से संबंधित है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का लहुरा देवा जो स्थल है ये नवपाषाण काल से संबंधित है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नवपाषाण काल का सबसे पहला जो भारत में खोजा गया स्थल है वो लहुरा देवा ही है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, बेगम हजरत महल ने कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था। तो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो सबसे पहले तो आगरा रही थी 1836 में। 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी जो रही थी वो आगरा रही थी। और 1858 से 1921 तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है वो इलाहाबाद रही है। और 1921 से वर्तमान तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। ठीक है, 1921 में प्रयागराज से राजधानी को स्थानांतरित करके लखनऊ ले आया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो देखिए, इतिहास में आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा, तो उनमें से एक महाजनपद जो था काशी था, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित था। और हमारे उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से केवल 8 महाजनपद थे जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1916 में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया था। देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद जो है, जो उच्च सदन होता है उत्तर प्रदेश की संसद का, उसमें किस अधिनियम के तहत वो यहाँ पर अस्तित्व में आया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ था। और 29 जुलाई 1937 को
इसकी पहली बैठक हुई थी विधान परिषद की। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड ग्रीनवुड मेयर्स थे। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? तो ये मैंने अभी बताया था आपको, उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से केवल 8 महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयोध्या के नाम से जाना जाता है? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस शहर को अयोध्या के नाम से जाना जाता है? और ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है और हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, मैंने भी आपको इसके बारे में बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको पूरे 15 प्रश्न उत्तर प्रदेश के इतिहास से कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था से 15 प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए अपना पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी थे। इन्होंने 14 अप्रैल 1984 में बीएसपी की स्थापना की थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बीएसपी पार्टी की स्थापना काशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये देखिए, अधिनियम जो आया था 2007 में आया था और इसको लागू जो किया गया था वो सन 2012 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। और केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के संबंध में सही कथन कौन सा है? यानी कि इन चारों में से एक सही कथन है, उसका यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए, यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक भ्रष्टारोधी संगठन है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 2 है, लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं 8 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अपना तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। लोकायुक्त का पद लोकायुक्त अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था, ये वाला भी गलत है, क्योंकि 1976 के तहत नहीं 1975 के तहत हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर, विशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि विशंबर दयाल जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। ठीक है, और वर्तमान के जो लोकायुक्त है वे संजय मिश्रा जी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान के लोकायुक्त कौन है उत्तर प्रदेश के? संजय मिश्रा, और सबसे पहले जो है विशंबर दयाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी गलत है और सभी की मैंने व्याख्या भी यहाँ पर कर दी है। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले और संभाग है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले, यानी कि जिले कितने हैं और मंडल कितने हैं? देखिए, जो संभाग यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर मंडल। तो आपको इन शब्दों का भी ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको हमेशा घुमाने की कोशिश करता है। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है वह कौन से है? चौधरी सच्चरण सिंह और वीपी सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रही है, साथ में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान कितनी जनसंख्या पर है?
यानी अगर आपके गांव में 1000 व्यक्ति हो गए हैं तो वहां पर आप पंचायत का गठन कर सकते हैं, यानी 1000 पर पंचायत का गठन अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पूर्वांचल के 28 जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए गठित पूर्वांचल विकास बोर्ड का मुख्यालय खालिस्तान में विकसित किया गया है, यानी कि पूर्वांचल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर पूर्वांचल विकास बोर्ड का मुख्यालय है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला स्पीकर जो था पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा के रूप में 1951 में घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो देखिए, संविधान में जो पहला ही संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये अनुसूची जो थी भूमि सुधार से संबंधित थी। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम को रखा गया है? तो 9वीं अनुसूची में उसको रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें आवंटित की गई है? तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था, यानी 25 फरवरी 1968। ठीक है, 25 फरवरी 1968 में उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है, उच्च सदन है जो, उसमें सदस्य कितने हैं? तो उसमें 100 सदस्य है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र है? यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना उत्तर प्रदेश का पॉली टीवी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर का लिंगानुपात जो है 1018 है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका आजमगढ़। आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ में कितना है? 1017। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, जो कि 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं। और दूसरे नंबर पर आता है आजमगढ़, 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये 4 दिशाएं होती है। सबसे उत्तरी जिला होता है आपका सहारनपुर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला आपका हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका बलिया, जो कि बिहार से सटा हुआ है। और सबसे सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा आपका शामली। ठीक है, शामली सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा आपका शामली। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा सोनभद्र, और सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा शामली। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको लगभग में ही डेटा को याद रखना है, लगभग 20 करोड़। वैसे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 19,98,12,341। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन लगभग में आप याद रखोगे तो इस आंसर तक आप जरूर पहुंच जाओगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहला नंबर आता है आपका राजस्थान का, राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका महाराष्ट्र, और आपका चौथे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अगर आपसे उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर पूछे तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ जाता है। तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर आपका क्या आएगा? दूसरे स्थान पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा बिहार, और चौथे स्थान पर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है चौथा, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम। दूसरे पर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र, तीसरे पर हो जाएगा बिहार, और चौथे पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए, नेपाल के साथ सीमा साझा कुशीनगर नहीं करता, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि आपका पहला हो जाएगा पीलीभीत, और दूसरा हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, और तीसरा हो जाएगा आपका बहराइच, चौथा हो जाएगा श्रावस्ती, पांचवा हो जाएगा सिद्धार्थनगर, फिर आपका बलरामपुर, और फिर आपका हो जाएगा महाराजगंज। ठीक है, ये आपके 7 जिले हो जाएंगे जो आपके नेपाल से के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो देखिए, रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पटना वाइल्ड लाइफ स्वामी। ठीक है, ये आपका एक वन्यजीव अभयारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए, ये प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है जौनपुर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वह कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा करती है? तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 509 NH 509, ये वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है? यानी चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो ये इटावा में यमुना नदी से आकर मिल जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका हो गया भाबर एवं तराई बेल्ट हो गया, एक आपका गंगा यमुना का मैदान हो गया, और एक आपका दक्षिणी पठारी मैदान। ठीक है, इन 3 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है शारदा नहर है, ये आपकी पीलीभीत में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है आपकी गन्ना है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली नकदी फसल है। तो हमने यहाँ पर तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया जो कि आपका था उत्तर प्रदेश का भूगोल। हम अगला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के फेमस पैलेस, यानी जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही जो पैलेस प्रसिद्ध है उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के नाम के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो कांच की चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका फिरोज़ाबाद है। तो फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के एक शहर गोरखपुर को हाल ही में निम्नलिखित विरासत में से किसके लिए जीआई टैग दिया गया है? यानी गोरखपुर को एक जीआई टैग दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? तो गोरखपुर को टेराकोटा के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला को किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो औरैया जिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? शुद्ध देसी घी के लिए औरैया जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, काशी वाराणसी यानी कि आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में है और लखनऊ में ही आपका रूमी दरवाजा भी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मुद्रणालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है। तो देखिए, त्रिवेणी का आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, इन तीनों के संगम से ही त्रिवेणी संगम बनता है और जो अपने आप में त्रिवेणी संगम कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सारनाथ किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के लिए। बड़ा आसान प्रश्न है। इससे अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, नैमिषारण्य एक मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और वो है यहाँ पर आपका वाराणसी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। तो बुंदेलखंड का कश्मीर यहाँ पर चरखारी को कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश का एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो कि आपका था फेमस पैलेसेस, प्रसिद्ध पैलेस थे। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। तो चलिए इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति माघी उत्सव को मनाती है। तो देखिए, माघी उत्सव जो है आपकी थारू जनजाति मनाती है और ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और यही वह जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी दीपावली पर ये दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बेगम अख्तर का जो नाम जुड़ा हुआ है वो ठुमरी गायन शैली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना है, बेगम अख्तर ठुमरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लठमार होली निम्नलिखित में से कहाँ पर मनाई जाती है। तो लठमार होली यहाँ पर बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर चरकुला नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्री अपने सर पर एक बहुत पहिए के आकार की आकृति रखती है और उसमें 108 दियों को रखकर एक बैलेंस तरीके से यहाँ पर नृत्य करती है और ये राधा के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रजभूमि की रासलीला से संबंधित है। तो ब्रजभूमि में रासलीला गाई जाती है, उसी से संबंधित है यहाँ पर कथक। ठीक है, कथक नृत्य ब्रजभूमि की रासलीला से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़मुक्तेश्वर मेला निम्नलिखित में से कहाँ पर आज आयोजित किया जाता है। तो गढ़मुक्तेश्वर का मेला यहाँ पर हापुड़ में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन कुशीनगर में किया गया था।
ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो उत्तर प्रदेश का चरकुला ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, खालिस्तान एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में कौन सा मेला यहाँ पर लगता है? नौचंदी का मेला। और ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नौचंदी का मेला मेरठ से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रागिनी ढोला स्वांग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के ये लोकगीत है, रागिनी ढोला स्वांग। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को मुख्य रूप से सोहर और कव्वाली के लिए जाना जाता है? तो सोहर और कव्वाली के लिए अवध क्षेत्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला हर साल आगरा में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो कंपिल मेला जो है यहाँ पर जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से भी हमने 15 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आइए अगला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं। और ये टॉपिक हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो में हमारे 6 के 6 टॉपिक पूरे हो जाएंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, एकीकृत बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो एकीकृत बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कितनी योजनाएं कौशल अतरंग योजना के अंतर्गत आती है? तो निम्नलिखित में से कितनी योजनाएं कौशल सतरंग योजना? तो देखिए नाम से स्पष्ट है, सतरंग यानी कि 7 रंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7 योजनाएं शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य वाली योजना कौन सी है? तो किसानों की आय दोगुनी करने की जो योजना थी वो किसान कल्याण मिशन थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 2022 में इसने किसानों की आय दोगुनी करने का निश्चय लिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में खालिस्तान लाभ मिलता है? तो इन 4 ऑप्शन में से किसे लाभ मिलता है? देखिए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी के लिए लाभ मिलता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत। तो यह योजना 3 अक्टूबर 2017 को लॉन्च की गई थी। 3 अक्टूबर 2017। ठीक है, 3 अक्टूबर 2017 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? देखिए, अभी मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को बताया था कि उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना में कितनी योजनाएं आती है? 7 योजनाएं आती है। और कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास से इसका संबंध है। तो इस योजना की शुरुआत 11 जून 2020 में हुई थी। 11 जून 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रभु की रसोई योजना किस जिले में शुरू की गई है? तो प्रभु की रसोई योजना सहारनपुर जिले में यहाँ पर शुरू की गई है। ये योजना भी 2020 में ही शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, यूपी कन्या विद्या धन योजना के तहत प्रत्येक लड़की को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कन्या विद्या धन योजना के तहत जो लड़की 12वीं पास करेगी उसको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो कन्या विद्या धन की राशि है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का लाभ किस तिथि के बाद जन्म लेने वाली बालिका उठा सकती है?
तो 1 अप्रैल सन 2019 के बाद जन्मी बालिका ही इस योजना का लाभ ले सकती है और ये योजना 25 अक्टूबर 2019 को लागू की गई थी लखनऊ से। ठीक है।